आइए, गुड मॉर्निंग। थोड़ा नेटवर्क स्लो था इसलिए थोड़ा इंतजार कर रहे थे। होमवर्क हुआ है? बोलिए होमवर्क का। चलिए बात करिए आप लोग अपना। सबसे फर्स्ट होमवर्क कौन सा था? 19। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क कौन सा है? 19 बना है। बस 19 के बाद कौन सा होमवर्क है? 20 बन गया। बहुत बढ़िया बात है। 20 के बाद 22 में क्या हो गया? 22 फिर से बनाना पड़ेगा आप लोग को। उसको फिर से होमवर्क में रख लीजिए। देखा था बड़ा। थोड़ा होमवर्क का आंसर तो चेक करिए, तो करवाइए थोड़ा मेरा। 19 का जब फॉर्मेट कंपलसरी है। फॉर्मेट क्या है? कंपलसरी। फॉर्मेट छाड़ा उनको लोग कोड ना बालते। क्लास में भी स्केल पेंसिल नहीं है, आप एडजस्ट कर लिए अलग बात है, और घर में बिना फॉर्मेट का सम्स मत बनाइए। जीपी रेट 20% सही है। प्रोड्यूस स्टॉक निकाला है 54,600 एंड 3450। टोटल है लॉस 52250 एंड लॉस बाय फायर 45,000। सॉरी, अमाउंट ऑफ क्लेम 45,000। अमाउंट ऑफ क्लेम कितना निकला है? आया 45,004 रुपया। राउंड ऑफ कर दो, अच्छा लगेगा। ठीक, 18 के बाद ऐसे कोई चीज बस। अच्छा 22 जिसका नहीं बना है वो कॉपी ला दिखा। 19 अब करके लाएंगे पक्का। चलिए 22 किसका बना है बताइए ना। क्यों आंसर नहीं आया? आंसर चाहिए ना, सम्स करेक्ट बनाना है। गुणांक हाथ नहीं चुरा है, लड़का हीरा है। आपका बना है? नहीं आया? बना है? किए नहीं? होमवर्क ही नहीं किए? हर्ष 22 बना है। 22 में पहला ट्रेडिंग अकाउंट में भी 3 कॉलम होगा। ये बहुत बच्चे लोग कैच नहीं कर पाए होंगे, इसलिए नहीं बना होगा। किए हैं फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में? किए हैं? आप ही पूछ रहे हैं। 18.5% निकला है। राउंड ऑफ किए हैं आप। ये तो अकल लगाइए ज्यादा ना। जैसे ज्यादा अकल लगा दीजिएगा, जहाँ पे लगाना चाहिए वहां पर छोड़ दिए, 4 रुपये लिख दिए। ये 18.5% को यदि आप 19 ले लीजिएगा तो सम्स नहीं बनेगा। 18.5 ही रहने दीजिए, ठीक है। और नीचे देखिए स्टॉक का वैल्यू निकलेगा 69,000 अरे 1000 का कॉमा ऊपर मत दिया कर, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लेम कितना है? 72 नहीं, उस पर ही जाना पड़ेगा। लॉस बाय फायर 72 निकाला है, उसमें से सैलरीज वैल्यू 24, अमाउंट ऑफ क्लेम 48, आंसर निकल गया 48 की दरकार। ये सब लिखा, ये लिख दो। पॉलिसी वाला नहीं दिया रहेगा, अच्छा दिया हुआ है क्या? हाँ तब ठीक।
मतलब पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है, पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। आइए ठीक, पास करिए। रिसीव कॉपी लेके होमवर्क ने किया? हाँ, क्या गोली खेलने आता है यहाँ पर? समझ में नहीं आया है। इससे बढ़िया कोई बहाना नहीं है स्टूडेंट लोग का, स्टूडेंट लोग का ऐसे इससे बढ़िया तुम लोग अभी जब पढ़ा है, इससे बढ़िया बहाना है क्या सर कि आपने पढ़ाया तो समझ नहीं आया। होमवर्क जैसे मांगेंगे क्या बोलेगा सर पिछले क्लास में पढ़ाया तो समझ नहीं आया। पिछले क्लास में क्यों नहीं बोला समझ नहीं आया? तो बोलने का देते मजाक नहीं उड़ाते, आपको लगता है कि सर ऐसा कर दिए, मतलब आपको ऐसा लगता है। मजाक क्यों उड़ाएंगे आपको बताइए? आइए, जो क्वेश्चन एक और होमवर्क दे दे क्या? 26 ले लीजिए होमवर्क। हाँ, एक क्वेश्चन कौन सा था पिछले क्लास में बच्चे लोग को घबराया हुआ था? 8 आप लोग का नहीं बना है। अच्छा, किसी का बना है क्या? पता है आंसर मिल गया है? 22 नंबर किए हो? नहीं किए? क्यों नहीं किए? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट करिए आप लोग। फर्स्ट पार्ट बनाइए तो आप लोग। फर्स्ट पार्ट क्या है बताइए तो? कैलकुलेशन फॉर जीपी रेट निकालिए। कैलकुलेशन फॉर जीपी रेट और क्लास 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 जो आप लोग का नहीं बना है वो बिल्कुल सेम सम्स है जो क्लास में किए थे। क्लास में सम किए थे ना, कितना नंबर सम जिसमें था? 21। तो बिल्कुल हूबहू सम्स है। 21 उल्टा डिफिकल्ट सम्स था जो क्लास में किए। 22 नंबर सम आपको नहीं समझ में आता है तो 21 फिर से बना लीजिए। 21 फिर से बनाइए घर में, नहीं बनता है फिर अगले क्लास में फिर कांटेक्ट करिए, ठीक है? अगले क्लास में फिर से कांटेक्ट करिए। आज कोई क्लास है पढ़ाई तो बुनकी में बच्चों इतना बिजी है, सुन के जाइए। सुनिए ना, आज शाम में क्लास है 6 बजे। आज 12 बजे क्लास दिए हैं। आइए इधर आइए। क्या हो क्लास तो ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे 10 बजे और फ्राइडे को 12 बजे है और वेडनेसडे को शाम में 6 बजे। शाम को 6 बजे क्लास कराएंगे। हाँ, तो ऋषि क्या मजाक उठता है तुम्हारा, बता थोड़ा। अरे रोज हमको होमवर्क दिखाया करेगा, मजाक क्यों उड़ेगा तुम्हारा? जब पढ़ के नहीं आएगा तभी ना तुम्हारा मजाक उड़ेगा। बनाइए, फर्स्ट पार्ट बनाइए, जीपी रेटिंग का लिए। आइए नया पार्ट स्टार्ट करेंगे।
बताइए जीपी रेट 38.18। उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक से बताइएगा। 38.18 ऐसे निकला होगा। हाँ देखते ही हैं, ठीक है, उसका यूज करना पड़ेगा। आइए नंबर बी, कैलकुलेशन फॉर हाँ 4 प्लेस 5 प्लेस लेंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक, जीपी रेट आपका निकला होगा ऐसा, देखिए 38.1818%, ठीक है। 4 प्लेस ऑफ डेसिमल मेंटेन करेंगे। कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस डेट को आग लगा है उस डेट को स्टॉक का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लोग क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड इंडेक्स, या फॉर द पीरियड क्या हो सकता है बताइए इसमें? 1496 से लेकर 1996 तक, सही है क्या? सब बच्चे रेडी हैं? ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 3,20,000, ठीक है। टू परचेज देखिए कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में। परचेज देखिए 1 महीने का ज्यादा है, देख लीजिए, है ना। और ऐसा सम तो इससे पहले किए थे हम लोग। उस सम्स का इंग्लिश और इस सम्स का इंग्लिश में फर्क हो सकता है, तभी 2 अलग सम्स है। देखिए इसमें क्या बोला है, बोला परचेज एंड सेल्स अकर्स इवनली ओवर द मंथ्स। इसका मतलब इस साल का जो परचेज एंड सेल्स है वो हर एक महीने का बराबर है। पिछले साल में क्या बोला था? पिछले साल बोला था पिछले साल का जो सेल एंड परचेज है, ठीक है, वो हर एक महीने का बराबर है। इस समय लास्ट ईयर के बारे में नहीं बोला है, इस समय जिस ईयर का सम्स बना रहे हैं उस ईयर के बारे में बताया है कि परचेज एंड सेल्स एवरी मंथ का क्या आपका सेम है। तो परचेज का अमाउंट कितना है देखिए, तो आपका परचेज का अमाउंट है 2,40,000 रुपया।
और ये कब से कब तक का परचेज है? ये 1 मार्च से परचेज है। परचेज कब से है? 1 मार्च। 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक का है। काउंट करो कितने मंथ का हुआ? 4 महीना हुआ, 6 मंथ का हुआ। उसमें 1 महीने का एक्स्ट्रा है। कौन सा महीना एक्स्ट्रा है? मार्च। क्यों? क्योंकि सम्स बना रहे हैं हम लोग अप्रैल से, और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्च से है। ठीक है, 1 महीने का एक्स्ट्रा सेल्स परचेज आपके पास में है। जो परचेज आपके पास वो 6 महीने का है और आपको सिर्फ चाहिए 5 महीने का। ठीक है, तो उसका 5/6 करिए, निकल जाएगा आपका 2 लाख। बाय सेल्स कितना बताइए? 3,60,000 इंटू 5/6, 3 लाख। ठीक है, जीपी निकाल लीजिए। जीपी क्या होगा इस 3 लाख का? 38.1818% निकालिए। $114,545 बाय क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर बोलो। Sir, 334,545. 334,545 545. बताइए। टोटल बताइए। 6,34,545 सही बात। 6,34,545 नंबर सी। इसके आगे कर पाइएगा आप लोग क्या? कैलकुलेशन फॉर, कोई तो हाँ बोला। इसके आगे नहीं बना पाएगा? अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ स्टॉक on the date of hire, $3,34,545 इसे जानते हैं क्या लेस करेंगे? सैल्वेज्ड स्टॉक। कितना सैल्वेज स्टॉक? 1,01,000। कितना बचेगा बताइए? 233,545। इसका नाम क्या रखेंगे? अमाउंट ऑफ क्लेम। 2 पे जगह छोड़ दो, 2 पे जगह छोड़ दो। तो विशाल आपका होमवर्क हो रहा है, बना था तो सिर्फ ऋषि तुम्हारा क्यों नहीं बन रहा था? हाँ, मैं क्लास में पढ़ाते समझ में आता है, अगर घर जाते समझ नहीं आता है। अच्छा, यहीं रह जाता। ठीक है, हुआ? 2 पे जगह छोड़िएगा इसलिए कि एक होमवर्क देंगे, बनाइएगा। एक तो दे दिया होमवर्क ना, एक तो होमवर्क दे दिए, तो 2 पेज नहीं, तब आप उसको बनाने में आपको लगेगा 3 पे जगह छोड़ दे। 3 पेज मतलब ऐसा 1, 2 और 3 ऐसे छोड़ दे। ठीक है,
जितना इस चैप्टर में पढ़ा दिए हैं उसके बाहर यदि कुछ भी पूछ दिया आंसर में आप नाम फोन नंबर लिख देना और साथ में भी लिख देना कि सर नहीं पढ़ाए। सर आप कोचिंग सेंटर का एड्रेस भी लिखिए, कम से कम रेट मारता है। उन्हें देना पड़ेगा, वैसा नहीं देना पड़ेगा, नाम एड्रेस लिख देना और वो हमको बोल देगा। आइए सुनिए, जैसे कि अपने लोग स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में बात किए थे, इस चैप्टर में अपना एक नहीं दो टॉपिक है। इस चैप्टर में अपना एक नहीं दो टॉपिक है। एक टॉपिक का नाम क्या था? एक का नाम क्या था हम लोग का? एक का नाम था हम लोग का लॉस ऑफ स्टॉक। स्टार्टिंग जाइए ना, जहाँ इंट्रोडक्शन लिखा है वहाँ जाइए ना एक बार। एक चैप्टर का नाम है लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरे का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। यदि पिछले साल एग्जाम हुआ रहता तो हम आपको बोल देते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, दोनों में इम्पोर्टेंट कौन सा है हम आपको बता देते हैं। पर पिछले साल क्या नहीं हुआ था? एग्जाम ही नहीं हुआ है। इसका मतलब आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और याद रखना बात, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहला एक दो चैप्टर छोटा मोटा सिखा दिए थे बच्चे लोग को, और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अकाउंट्स में तो ध्यान पहला बात ये रखना है कि सम्स इम्पोर्टेंट नहीं है, सम्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब कॉन्सेप्ट हम समझाएं, कॉन्सेप्ट जब लिखाएं, ठीक है, तो उसको तो यहाँ तो समझना ही है आपको, घर में जाकर उसको 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे तरीके से माइंड में सेट करिएगा, तभी आप सम्स बना पाइएगा। अदरवाइज सम्स वही लल्लू पंजू सम्स है बनेगा, ठीक है। जो लगेगा ना कि हाँ वो ईयर पेपर का कोई 2-3 सम्स आया बना दिए, वाह हेवी आता है अकाउंट्स, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के देगा, आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए क्योंकि आपको क्या क्लियर रखना है, पहले कॉन्सेप्ट से ही सम्स बनेगा, ठीक है। और जितना हम कवर करेंगे आपको उसे बंद कर लीजिए आप ना, ठीक है। जितना हम कवर करेंगे उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मतलब यदि मान लीजिए इंश्योरेंस क्लेम हमको दोबारा भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो कोई बुक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई ईयर पेपर कुछ नहीं चाहिए, सब दिया हुआ है। जब मैट बनाते हैं ना तो सारा रिसर्च करके दे देते हैं। आप फिर मेरे ही कॉपी निकालिएगा, मेरे ही सम्स लीजिएगा, उसी को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, उसी को प्रैक्टिस करिएगा। या तो सेम सम्स उसको देना होगा तो मेरे ही सम्स सेम सम्स छाप के देगा, और सेम सम्स नहीं देगा तो जो सम्स देगा आपका बन जाएगा। जो सम्स देगा आपका वो 100% गारंटी है, प्रैक्टिस कर गए हैं आप तो बन जाएगा, ठीक है। आइए आज अपने लोग इसका स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर बी। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? टॉपिक नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। टॉपिक नंबर बी, नाम है इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट। जिस दिन हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उस दिन आप गौर से देखिएगा, उस दिन हम सम्स नहीं करवाते हैं। आप देखिएगा जब भी जिस दिन भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उस दिन हम क्या नहीं कराते हैं? सम्स नहीं कराते हैं। इसलिए नहीं कराते हैं कि ताकि बच्चे लोग अगले क्लास में कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ के पहुंचेगा, ठीक है, तभी हम आपको सम्स फिर से सिखा पाएंगे। और ये फिर बार बता देगा आप लोग ना, जो 11-12 का लेवल है ना उससे ऊपर आ जाएगी। वो उस जो लेवल हम लोग पढ़े थे वो लेवल बहुत ही खराब था, ठीक है, लेकिन सिलेबस वही था, वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में आते हैं तो यहाँ पर लेवल बहुत ज़्यादा चेंज है। आपको यहाँ पर जितना जल्दी माइंड सेट रेडी करिएगा कि आप ऑनर्स का मतलब स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, उतना जल्दी आप कैच कर पाइएगा, ठीक है। और बिना नोट्स पढ़े हुए भूल से भी क्लास में इंटर मत करेगा, हम गारंटी देंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्या करेगा? नोट एक तो क्लास में हम समझाएंगे बढ़िया से, 2 बार 3 बार बोलेगा समझा, 2-3 बार ऐसे बोलते ही हम समझा ही देते हैं, फिर भी किसी को नहीं समझ आएगा चेला पूछ लेगा और नहीं आंसर देगा तो क्या समझे? अब मजाक क्या होता? तुम यहाँ पढ़ने या रिश्तेदारी नहीं माने, बेइज्जती हो गया, मजाक हो गया। हम टीचर को पढ़ाएंगे, सीधा तरीका नहीं समझेगा, उल्टा तरीका समझाएंगे ना। यहाँ पर तुम रिश्तेदारी निभाई थोड़ी आया, इसको मजाक उड़ गया, बेइज्जती हो गया, समझिए।
अच्छा, लॉस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए पहले उसके बारे में बात करते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट है क्या? देखिए, लॉस ऑफ स्टॉक क्या था? आग लगा गोडाउन में और गोडाउन का स्टॉक जल गया। ठीक है, मान लीजिए गोडाउन में जब आग लगा तो सेम आग फैलते फैलते फैक्ट्री में भी चला गया। आग गोडाउन में तो लगा ही लगा, साथ में आग कहाँ चला गया? साथ में ऑफिस में, साथ में आग फैक्ट्री में लग गया। जानते हैं फैक्ट्री में आग लगने का मतलब होता है फैक्ट्री का शेड। फैक्ट्री में शेड होता है, फैक्ट्री में छत नहीं होता है। फैक्ट्री में क्या होता है हमेशा? शेड होता है। जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म जाते हो तो उसमें शेड होता है, ठीक है, ऐसे फैक्ट्री में हमेशा शेड बनता है। तो फैक्ट्री का शेड तो जल ही गया, और फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी रखा हुआ था वो सारे मशीनरी में आग लगने के कारण सारा मशीनरी जल गया। जानते हैं मशीनरी जलने का क्या मतलब है? मशीनरी जलने का मतलब होता है कि अब आपका काम अगले 2-3 महीने तक बंद रहेगा, या उससे ज्यादा भी बंद रह सकता है, आपके पास पैसा नहीं है तो। क्यों बंद रहेगा? क्योंकि एक बार मशीनरी में यदि आग लग जाता है तो सारा मशीनरी खराब हो गया, सारा मशीनरी खराब हो गया। मान लीजिए कि सारा मशीनरी खराब हो गया, अब आपको उस मशीन को हटाकर नया मशीन लाना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आपका मान लीजिए 5 महीना टाइम चला गया। इस प्रोसेस में आपको 5 महीने का टाइम चला गया। 5 महीने बाद फिर काम स्टार्ट हुआ आपका। अच्छा, ये 5 महीने तक का यदि आपका प्रोडक्शन नहीं होता है तो जाहिर सा बात है कि सेल भी नहीं होगा। पुराना स्टॉक कुछ बेच पाइएगा, नया कुछ सेल नहीं कर पाइएगा। प्रोडक्शन नहीं है तो सेल नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं है सेल तो सेल नहीं है। सेल नहीं होने का मतलब आपके पास क्या नहीं होगा? आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं होगा। एंड ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो नेट प्रॉफिट का तो क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है, क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है। इसका मतलब आपके पास आपका प्रॉफिट लॉस्ट हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस्ट हो गया। आप चाहें तो उस प्रॉफिट जो प्रॉफिट फ्यूचर में लॉस होने वाला है, जो प्रॉफिट फ्यूचर में लॉस्ट होने वाला है, उस प्रॉफिट का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, उस प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मान लीजिए आप इंश्योरेंस करवा के रखे थे, आप इंश्योरेंस करवा कर रखे थे, ठीक है, और इसके बाद आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, तो उस केस में उस समय का जो नुकसान है, उस नुकसान के बदले आपको पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो नुकसान कैसे निकालेंगे? नुकसान कैसे निकालेंगे? उस नुकसान निकालने का तरीका क्या है, ये बात हम लोग सीखेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट में, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट का आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। आपको जीआईसी कंपनी को बोलना पड़ेगा कि आपको किसका इंश्योरेंस चाहिए? आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस लेने के बाद यदि आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, तो उस तरह के केस में, उस तरह के जो भी नुकसान होगा, नुकसान कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी भरेगा, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा कि आपका फैक्ट्री बंद जो होगा उसका रीजन क्या है। स्ट्राइक भी हो सकता है, लॉकआउट भी हो सकता है, आग भी लग सकता है। कोविड ये सब नहीं लिखा होगा पुराने एग्रीमेंट में, अब नया कुछ होगा तो उसमें लिखा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का क्या क्या बात है जिसको हम लोग फॉलो करने पर हम ये फाइंड कर पाएंगे कि मेरा प्रॉफिट कितना लॉस्ट हुआ, प्रॉफिट का कितना नुकसान हुआ, ठीक है। आइए सबसे पहले इंट्रो मारेंगे छोटा सा। सपोज a fire takes place in factory premises. इन फैक्ट्री कहां पर आग लगी है बताओ तो? फैक्ट्री प्रेमिसेस। आप सपोज करिए कि आग लगा फैक्ट्री प्रेमिसेस में, ठीक है। ड्यू टू दिस फायर, इस फायर के कारण, ये आग लगने के कारण, ड्यू टू दिस फायर द मशीनरी
and factory sectors. Machinery and factory sectors will destroy. मतलब इस आग लगने के कारण आपका मशीनरी है और फैक्ट्री सेट है, ठीक है, क्या होगा आपका, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू this region, the production is not possible. इस रीजन के कारण, इसके कारण क्या संभव नहीं है आपके पास, आपके लिए क्या संभव नहीं है, आपके लिए प्रोडक्शन संभव नहीं है। प्रोडक्शन इज नॉट, ड्यू टू दिस रीजन प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस सेल्स इज नॉट पॉसिबल। मतलब आपका क्या पॉसिबल नहीं है, सेल्स इज नॉट पॉसिबल, आपका सेल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ड्यू टू फॉल इन सेल, ड्यू टू फॉल इन सेल जीपी इज लॉस्ट। ये सेल के कारण क्या लॉस्ट हो जाएगा, आपका कंपनी का जीपी लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका हुआ ही नहीं, क्योंकि माल ही तो बिका नहीं ना, तो जीपी कहां से आएगा, ठीक है। आपका जीपी इज लॉस्ट, ठीक है। अ कंपनी कैन टेक insurance policy for covering such loss in profits, ठीक है। मतलब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं ये लॉस इन प्रॉफिट को कवर करने के लिए। मतलब आपका जो प्रॉफिट में जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान को कवर करने के लिए आप क्या ले सकते हैं, आप इंश्योरेंस क्लेम आप ले सकते हैं, ठीक है। इफ सच पॉलिसी इज टेकन, यदि पॉलिसी आपका लिया हुआ है, if such policy is taken, then the amount of claim will be calculated, then the amount of claim will be calculated by using the following steps. बैकग्राउंड समझा सब, बैकग्राउंड समझिए कि बैकग्राउंड का मतलब इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर में 2 चैप्टर था अपना, एक चैप्टर पढ़ लिए, दूसरा चैप्टर है। हम लोग बैकग्राउंड क्या हम लोग का कि आग लगने के कारण यदि फैक्ट्री प्रीमिसेस जल जाता है, प्लांट जल गया, मशीनरी जल गया, ठीक है, फैक्ट्री जल गया, इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं हो पाएगा, सेल्स नहीं हो पाएगा। ऐसे सिचुएशन में, इस तरह के सिनेरियो में, ठीक है, जब आपका प्रॉफिट लॉस्ट हो जाए तो आप क्लेम कैसे मांगिएगा, क्लेम मांगने के लिए उसका कैलकुलेशन क्या होगा, ये बात हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप 1, सबसे पहला बात, नोट्स को क्या करेगा, तब नहीं अकाउंट सीख पाएगा। नोट जो पढ़ेगा बाबू लोग नहीं सीख पाएगा, जो पढ़ेगा वो सीखेगा। पढ़ने का तो रोज ही न्यूज़पेपर पढ़ता है, पापा को दिखाने के तो रोज ही बुक लेके बैठता होगा ना, पर कुछ तो सीखता नहीं है, ठीक है। नोट्स कौन सीखेगा, अमन कौन सीखेगा, जो बोलेगा और पिएगा, समझा, जो इसको कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, बोलेगा और पिएगा, मतलब कॉन्सेप्ट को रटेगा,
याद करेगा एक एक बात, ये इस पॉइंट में सर क्या बोले हैं, तब उस पॉइंट को सम्स के साथ टैली करेंगे तो सम सीख जाएगा, सम्स सीख जाएगा। नहीं तो ना चेला तुम्हारा तरफ बहुत सारा बच्चों अकाउंट्स पढ़ता है, 40 क्रॉस नहीं कर पाएगा ग्रेजुएशन में, 40 क्रॉस, 20 नंबर जो कॉलेज नहीं दे तो 40 क्रॉस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर 40 क्रॉस करने का मतलब आपको अकाउंट्स आना चाहिए टेक्निकल तरीके से, तभी आप कर पाइए, तब अच्छा नंबर ला पाइए। ठीक है, उसके लिए आप 11-12 में मिस्टेक करते हैं ना, वो मिस्टेक माफ है आपका, क्योंकि आप बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। पहले आप इससे पहले वेस्ट बंगाल बोर्ड में थे, कोई बोर्ड या काउंसिल में पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यूनिवर्सिटी पर। यहाँ पर आपका जो छोटा मिस्टेक है, जिसको बोलते हैं हम लोग माइनर मिस्टेक, यहाँ पर उसका नाम रहेगा ब्लंडर। किछु आगे आने ना, छेड़े दे, वो किछु जाने ना, वो समझ जाएगा कि आपको नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक का मतलब आपको नहीं आता है, सीधा बात। यहाँ मिस्टेक का मतलब नहीं बच्चा गलती कर दिया, बच्चा आप नहीं रहे, अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए, कॉलेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, देख, इसलिए नोट्स, पहले नोट्स क्या करेगा, घर में जाके पढ़ेगा। पढ़ने का मतलब रिसीव वाला बात नहीं, पढ़ने का मतलब अमन वाला बात। ठीक है, घोल के पिएगा, गारंटी हम दे रहे हैं आपको। इस मेरा मैथ का सम छोड़िए ना, कोई भी मतलब इंडिया लेवल का कोई किताब ले लीजिए, अब बनाइए, नहीं बनेगा तो आपको बताइएगा, कोई भी सम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम है जब हम लॉस ऑफ प्रॉफिट का सम्स करेंगे तो सबसे पहला काम है हम लोग को निकालना पड़ेगा क्लेम पीरियड। अच्छा, क्लेम पीरियड क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर, देखिए हम क्या बताएं आपको। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको सबसे पहले आपको एक इंश्योरेंस का पॉलिसी लेना पड़ेगा ना। अब क्या लेना पड़ेगा? इंश्योरेंस का पॉलिसी लेना पड़ेगा। तो जैसे आप इंश्योरेंस का पॉलिसी खरीदने के लिए गए इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछेगा कि आपको कितने महीने का कवरेज चाहिए। आपसे क्या पूछेगा? आप कितने मंथ का कवरेज चाहिए, तो आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलिएगा सर हमको 2 महीने का या 3 महीने का या 5 महीने या 6 महीने का कवरेज चाहिए। मैक्सिमम 6 महीने का कवरेज ही लिया जाता है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आप जितना लंबे समय का कवरेज लीजिएगा, उतना ही आपका प्रीमियम का पैसा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपका अपने बिजनेस के हिसाब से, आपको अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको क्या चूज करना पड़ेगा? आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कितने समय के लिए इंश्योरेंस का कवरेज चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए कि आप जो इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम, आप इंश्योरेंस कंपनी से जो ये कवरेज लिए हैं वो 4 मंथ का लिए हैं। कितने मंथ का लिए हैं? 4 मंथ का। उस 4 मंथ का नाम रखेंगे हम लोग इंडेमनिटी पीरियड। क्या नाम रखेंगे? मेरा नोट्स कौन कौन पढ़ा है? नंदी पढ़ी हो बेटा नोट्स, स्टार्टिंग वाला इंट्रोडक्शन नोट्स। विशाल, रजत, गुराम, स्टार्टिंग नोट्स को नहीं पढ़ा है? स्टार्टिंग नोट्स में एक चीज हम लिखवाए हैं, जब भी हम लोग इंश्योरेंस क्लेम परचेज करते हैं तो हम लोग का नाम होता है इंडेमनिटी होल्डर, कंपनी का नाम होता है इंडेमनिफायर एंड कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसका मतलब जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि हमको 4 महीने का कवरेज दीजिए, तो 4 महीने का नाम होगा इंडेमनिटी पीरियड। क्या नाम रहेगा? इंडेमनिटी पीरियड। ये इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि हम आपको 4 महीने का कवरेज दिए, उस 4 महीने का नाम क्या रखा जाएगा? इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी मतलब, इंडेमनिटी को हिंदी में बोलते हैं क्षति को पूरा करना। क्षति मतलब लॉस को पूरा करना। तो आपका कितने महीने का लॉस को पूरा करने वाला है, तो आपको इसका मतलब उस टाइम पीरियड का नाम क्या रखेंगे? इंडेमनिटी पीरियड। अच्छा, आप तो आग है भाई, लग गया, अब आपका बिजनेस कितना दिन तक बंद रहेगा किसी को नहीं पता है। मान लीजिए बिजनेस हो सकता है 2 महीना बंद रहे, हो सकता है 5 महीना बंद रहे, या हो सकता है साल भर बंद रहे। जितने दिन तक बिजनेस आपका बंद रहेगा उसका नाम होगा डिसलोकेशन पीरियड। उसका नाम क्या होगा? डिसलोकेशन पीरियड। इसका मतलब 2 नया वर्ड आएगा, हम लिखवा देंगे सारा। ठीक है, 2 नया वर्ड आएगा। एक का नाम क्या होगा? इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड मतलब कितने टाइम पीरियड का हम पॉलिसी परचेज किए हैं,
एक होता है डिसलोकेशन पीरियड, कितने टाइम पीरियड तक आपका बिजनेस बंद रहा। ठीक है, सुनो क्वेश्चन बचेगा तो करना। ठीक है, मतलब दो टाइम पीरियड रहेगा, एक का नाम क्या रखें, एक का नाम इंडेमनिटी पीरियड, एक का नाम डिसलोकेशन पीरियड। ठीक है, क्लेम हम लोग क्या निकाल लें, पहला स्टेप में निकाल लें क्लेम पीरियड, कितने समय के लिए क्लेम मांगेंगे। तो रूल बोलता है कि लोअर ऑफ द टू। ठीक है, यदि मान लीजिए इंडेमनिटी पीरियड इज 5 मंथ, इंडेमनिटी पीरियड इज 5 मंथ, डिसलोकेशन इज 4 मंथ, तो क्लेम कितने महीने का मांगेंगे, सिर्फ 4 महीने का। ठीक है, और दोनों इक्वल हो जाएगा तो कोई भी ले लीजिए। यदि ऐसा हो कि इंडेमनिटी पीरियड है 5 मंथ का, डिसलोकेशन हो गया 7 मंथ का, तो क्लेम कितने महीने का मांगेगा, 5 मंथ का। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस करने बैठा है, दान पुण्य करने नहीं। वो कोशिश करेगा कम पैसा आपको दे, वो हमेशा कोशिश करेगा कि कम पैसा दे, क्योंकि कंपनी है वो। ठीक है, इसका मतलब जितने समय का आप पॉलिसी खरीदे हैं उससे ज्यादा समय का आपको कभी भी वो क्लेम नहीं देगा। मैक्सिमम उतने समय का ही क्लेम आपको इंटरटेन करेगा जो आपका इंडेमनिटी पीरियड था। इसीलिए लोअर ऑफ द टू, पहला काम, जब भी कोई सम स्टार्ट करेंगे बोलेंगे निकाल, सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नहीं, क्या निकालेंगे, एकदम नहीं, क्या नाम निकालेंगे, क्लेम पीरियड। क्लेम पीरियड निकालने के लिए हमको 2 बात चाहिए, क्लेम पीरियड निकालने के लिए 2 बात चाहिए। पहला बात क्या है, इंडेमनिटी पीरियड, दूसरा क्या है, और दोनों कहाँ लिखा रहेगा, क्वेश्चन में। इसका मतलब अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि देखो बेटा इंडेमनिटी 4 महीना ये इतना क्लेम निकाल, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन के इंग्लिश में लिखा रहेगा, हो सकता है जो डेटा आपको नहीं चाहिए वो भी लिखा रहेगा, जो डेटा आपको नहीं चाहिए वो भी एक एक्स्ट्रा दे देगा। इसमें करता है, इस टॉपिक में होगा। ठीक है, आपको डेटा वही लेना है जो आपको चाहिए। ठीक है, स्टेप 1, कैलकुलेशन फॉर क्लेम पीरियड। पहला काम क्या निकाल लेना, क्लेम पीरियड निकाल लेना। ठीक है, ये क्लेम पीरियड कैसे निकालते हैं हम लोग, लोअर ऑफ द टू, लोअर ऑफ द टू। 2 पॉइंट हम बताएंगे, दोनों में छोटा होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। पहला का नाम क्या बताए थे हम आपको, इंडेमनिटी। स्पेलिंग देखना तो ठीक है, लग रहा ठीक है ना। इस इंडेमनिटी पीरियड क्या है बताओ तो, सिंपल भाषा में लिखें, पॉलिसी पीरियड। सिंपल भाषा में पॉलिसी, कितने समय का पॉलिसी है आपका। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे हम आपको, डिसलोकेशन पीरियड। इसका मतलब टिल द टाइम द बिजनेस इज डिसऑर्गेनाइज्ड, जितने समय तक आपका बिजनेस क्या है, डिसऑर्गेनाइज, तितर बितर है, वो आपका कहलाएगा क्या, डिसलोकेशन पीरियड। और आपका क्लेम पीरियड क्या होगा, क्लेम पीरियड विल बी लोअर ऑफ द टू। एकदम क्लियर सबका। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर अग्रीड जीपी रेट्स। आपको अग्रीड जीपी रेट निकालना पड़ेगा। जीपी रेट का फॉर्मूला जानता है क्या है, क्या है फॉर्मूला, हमेशा वो फॉर्मूला कैसे चलेगा, इधर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत लॉजिक है, ऐसा नहीं है। देखना, छटपट मत करना, छटपट एकदम मत करना।
हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसी का फीस लेते हैं, सीधा बात। जो आप जो हमको फीस दीजिएगा वो सिर्फ किसके लिए लेते हैं हम? जो सिखाते हैं ना कॉन्सेप्ट, सिर्फ उसी का फीस लेते हैं, सब फ्री में पढ़ाते हैं। अगले क्लास करिए ना वो फ्री है, चला सिर्फ कॉन्सेप्ट का। ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाएं ध्यान सुनना, ठीक है? ये सब बात कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप जितना भी रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? हमको बहुत सारा बुक लिखने का ऑफर बहुत सारा पब्लिशर से भी आ चुका है, पर घर संसार से नहीं, मैं बुक लिखेंगे बताओ, बुक लिखने का मतलब साल भर बैठ के लिखते रहिए। तो जीपी रेट्स ऑफ लास्ट ईयर, देख जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर, जो जीपी हम लोग देखते हैं ना, वो जीपी हर्ष कैसे निकलता है? सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। कैसे फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं बताइए? तो आपका तो सेल ही नहीं होगा, आपका तो सेल्स होगा ही नहीं। वो फॉर्मूला में कैसे आप जा सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा देखिए वो फॉर्मूला में हम नहीं जाएंगे, वो बोलेगा हम दूसरा एक फॉर्मूला देंगे, लास्ट ईयर का ही फॉर्मूला होगा पर दूसरा फॉर्मूला हम आपको देंगे। हम आपको देंगे नेट प्रॉफिट। क्या देंगे? नेट प्रॉफिट। उसमें हम आपको ऐड करेंगे इंश्योर्ड। क्या ऐड करेंगे? इंश्योर्ड स्टैंडिंग, सब नया नया वर्ड है, ठीक है? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज, एंड उसको डिवाइड करेंगे टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स ही होता है, उसी का स्टैंडर्ड नाम है टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर। पहले हम एक एक बात समझा देंगे, फिर जिसका जरूरत पड़ेगा हम नोट्स लिखा देंगे। ध्यान सुनना पहले। अच्छा, एनपी तो एनपी है, कोई दिक्कत नहीं। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज किसको बोलते हैं? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, तो स्टैंडिंग चार्ज समझना होगा पहले आपको। अब देखो, आ जाओ, अब पहले कॉन्सेप्ट के बाहर चलते हैं। देख 11-12 सब पढ़ के आया ना खाली बाकी एक पढ़े थे, ट्रेडिंग एंड पीएल पढ़े हैं? अच्छा, ऐसे लिखिए हम लोग, टू ओपनिंग स्टॉक, बाय सेल्स, तभी भी लिखिए हम लोग, ठीक है? बाय सेल्स यहाँ क्या निकालते हैं? यहाँ क्या निकालते? जीपी। अच्छा, जीपी कहाँ आता है? यहाँ पे आता है। अच्छा, इसका डेबिट में कुछ होता है, क्रेडिट में कुछ हो सकता है, उससे बात मत करना। डेबिट में ना इसका, डेबिट में इसका दो तरह का खर्चा होता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड, ये नया कॉन्सेप्ट है। आप डेबिट का आइटम का नाम बताइए, बताओ तो नन्ही, एक दो आइटम का नाम डेबिट का, पीएल डेबिट का। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट वेरिएबल कॉस्ट है। सेल्स जितना बढ़ेगा उतना एडवर्टीजमेंट करते जाएंगे। रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट, वो देना ही पड़ेगा ना सैलरी, ठीक है? वही चीज ऊपर चला गया। इसका मतलब पीएल का जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस दो तरीके का है, या तो वेरिएबल होगा या फिक्स्ड होगा। वेरिएबल के बारे में इसका मतलब ये निकालते हैं, क्या बताओ तो? एनपी निकालते हैं, एनपी। अब देखो, यदि इस एनपी में ये दोनों फिगर को हम ऐड कर दें तो जीपी निकल जाएगा। पर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप, ये इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि आप जब इंश्योरेंस करवाने लगे तो वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट जो एवरी ईयर नहीं होता हो या फिर एवरी ईयर उसका अमाउंट फिक्स्ड ना हो, उसका इंश्योरेंस मत करवाइए। वेरिएबल कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी कवर आपका नहीं करेगा, उसका इंश्योरेंस किया ही नहीं जाता है, ठीक है? इसका मतलब ये इसका इंश्योरेंस होगा ही नहीं वेरिएबल कॉस्ट का। इंश्योरेंस किसका होगा? फिक्स्ड कॉस्ट का। अब फिक्स्ड कॉस्ट आपका बहुत है, फिक्स कॉस्ट आपका बहुत है। मान लीजिए आपका फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपए का, ठीक है? अब 5 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट कवर करिएगा तो पॉलिसी वैल्यू बढ़ेगा। पॉलिसी वैल्यू बढ़ने का मतलब आपका प्रीमियम बढ़ेगा, प्रीमियम आपका बढ़ेगा। तो आप कोशिश करिएगा प्रीमियम को थोड़ा कम करने का। प्रीमियम कम करने का मतलब होता है ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी फिक्स कॉस्ट, सारा फिक्स कॉस्ट का आप इंश्योरेंस नहीं करवाइएगा। 5 लाख का था ना, अब नहीं 3 लाख ही रहने दीजिए, इसमें कितना रहने दीजिए। इसका अब ये जो फिक्स कॉस्ट है उसका 2 क्लासिफिकेशन हो गया। फिक्स कॉस्ट कितने का था? इंश्योरेंस कितने करवाएं? 3 लाख का नाम हो जाएगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्ज ही फिक्स कॉस्ट है, उसका नाम क्या होगा? और जो 2 लाख बच गया उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अनइंश्योर्ड फिक्स कॉस्ट स्टैंडिंग चार्ज। अब 5 लाख का नाम क्या होगा? टोटल इंश्योर्ड चार्ज।
ये फिक्स कॉस्ट में, ठीक है, एक मेरा इंश्योर्ड हो गया, एक मेरा अनइंश्योर्ड हो गया। यदि अनइंश्योर्ड मेरा 3 लाख हो गया, ये 2 लाख हो गया मेरा, टोटल कितना था 5 लाख का कुछ नाम देना चाहे तो क्या नाम देंगे? आप लॉजिकल है, अकाउंट्स का बात नहीं है, लॉजिक का नाम है। मतलब 3 लाख इज इंश्योर्ड एंड 2 लाख इज अनइंश्योर्ड, तो 5 लाख इज व्हाट? फिक्स कॉस्ट का नाम है ही, पर टेक्निकल नाम से क्या होना चाहिए? का नाम होना चाहिए ऑल इंश्योरेबल ना। ऑल इंश्योरेबल क्यों? क्योंकि 5 लाख जो है सभी का इंश्योरेंस हो सकता था, सभी का इंश्योरेंस हो सकता था। आपने इस 5 लाख में से कितना का इंश्योरेंस करवाया? 3 लाख हो गया आपका इंश्योर्ड, 2 लाख आपका छट गया, वो अनइंश्योर्ड हो गया, उसका पैसा नहीं मिलेगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट में आपका जो लगता होगा ना कि नहीं ये फिक्स कॉस्ट मेरा होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए, कोविड आ जाए या जो भी आ जाए, ये फिक्स कॉस्ट हमको देना ही पड़ेगा, आप उसी का इंश्योरेंस करवा लिए। इसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा इंश्योर्ड फिक्स कॉस्ट। और जिसका नहीं करवाए वो क्या हो गया? अनइंश्योर्ड। अब पूरे का नाम क्या होगा? ऑल इंश्योरेबल। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ अपना? अब देखो जीपी निकालते समय पहले क्या था, इस एनपी में दोनों ऐड करते तो ये जीपी आता। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलता नहीं, आपका ये जो जीपी है ये जीपी हम नहीं मानेंगे, वो बोलेगा मैं नेट प्रॉफिट में आप उसी को ऐड करिए जिसका आप इंश्योरेंस करवाए हैं, जिसका आप इंश्योरेंस करवाए हैं, ठीक है। इसका मतलब जीपी रेट आपका ड्रॉप कर जाएगा। क्यों ड्रॉप कर जाएगा? क्योंकि आपका न्यूमरेटर कम हो गया ना। आपका क्या कम हो गया? न्यूमरेटर कम हो गया। मान लीजिए न्यूमरेटर में 3 लाख होता है और नीचे 5 लाख होता है, इंटू 100 करेंगे तो 60% निकलेगा। न्यूमरेटर 3 लाख को काट कर 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख में 5 लाख इंटू 100 तो 20% निकलेगा। मेरा न्यूमरेटर तो मेरा जीपी रेट कम हो जाएगा, मेरा जीपी रेट कम हो जाएगा। पहले बता दिए इंश्योरेंस कंपनी धंधा करने बैठा है, दान पुण्य करने नहीं, ऐसा नहीं मान लिया है चलो दान में चलो चावल दाल आटा चीनी बांट दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देगा, ठीक है। जीपी कैसे निकालेगा वो? एनपी क्लियर है सबका? स्टैंडिंग चार्ज क्लियर है सबका? इसको छापो फटाफट, छापो। छाप लिए, छाप देना भाई। What? That is सर ये इसी बात कर दे। यहाँ से क्लियर है सबका? अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे अग्रीड जीपी। ये लास्ट ईयर का जीपी निकला, अग्रीड जीपी रेट। ये कैसे निकालेंगे? जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर, आप क्या करिए लास्ट ईयर का जीपी रेट ले लीजिए, ऐड करना उसमें अपवर्ड, ऐड क्या करेंगे उसमें? अपवर्ड ट्रेंड, लेस करेंगे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ट्रेंड। मतलब यदि जीपी आपका याद रखना, हम किसके क्या बोल रहे हैं? अपवर्ड, जीपी अपवर्ड। मतलब आपका जीपी रेट है यदि अपवर्ड है तो जितना अपवर्ड रहेगा ऐड कर देंगे, डाउनवर्ड है दोनों ही पॉसिबल है ना तो लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जीपी अपवर्ड का क्या मतलब है? जीपी अपवर्ड का मतलब होता है मेरा प्रॉफिट अर्निंग का जो रेट है, सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस से डिफरेंट थिंग, मेरा प्रॉफिट अर्निंग का जो रेट है वो रेट इंक्रीज हो रहा है। यदि आप प्रूफ कर पाए, आपके पास पिछले साल का डॉक्यूमेंट है, उसके पिछले साल का है, उसके पिछले साल का है,
यदि आप प्रूफ कर पाते हैं कि आपका जीपी अपवर्ड है, तो जितना अपवर्ड होगा उतना आपके जीपी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यदि यदि डाउनवर्ड प्रूफ हो जाता है तो लेस हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होता है तो जो लास्ट ईयर का जीपी था वही आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, एकदम क्लियर सबका? आइए, स्टैंडिंग चार्ज हमने लिख दिया क्या? देखिए उसके नीचे लिखना नोट, उसी के नीचे लिखना नोट्स। स्टैंडिंग चार्जेस इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये जो फिक्स कॉस्ट है इसी का दो पार्टीशन होगा। एक का नाम क्या होगा? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, एक क्या होगा? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, अच्छा इंश्योर्ड किसको बोलते हैं बताओ तो? हिंदी सबको आता है क्या? जिसका इंश्योरेंस हो चुका हो। अनइंश्योर्ड किसको बोलते हैं? जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ हो। जिसका आप करवा चुके हैं उसका नाम क्या होगा? इंश्योर्ड। जिसका आप नहीं करवाए उसका नाम क्या होगा? अनइंश्योर्ड। ठीक है, एकदम क्लियर सबका? ये निकालिए आप जीपी रेट। क्या निकालिए आप? कितना स्टेप में पहुंच चुके हैं आप? 2 स्टेप पहुंच चुके हैं क्या? स्टेप 3 द माइंड ब्लोइंग स्टेप। इसका नाम है कैलकुलेशन फॉर शॉर्ट सेल्स एंड जीपी लॉस्ट अब देखिए, अब खेला देखिए। जीपी रेट निकल गया ना? जीपी रेट निकल गया। अब देखो फिर से आओ समझते हैं, थोड़ा सा कुछ बात समझाएंगे। देखना सब इतिहास देखना। सपोज करो किसी का आग लगा था, मतलब फैक्ट्री में 1/4/2020 को। ठीक है, और ये आग कंटिन्यू रहा, मान लीजिए इसका काम बंद रहा 31/8/20 तक। ठीक है, उसका ना इंडेमनिटी पीरियड जो था, इंडेमनिटी पीरियड मान लो 4 मंथ का होता है। ठीक है, अच्छा उसका डिसलोकेशन पीरियड तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। अच्छा वो भी इस चीज को 3 कर दो, समझाने में सुविधा हो। उसका ये कितना हुआ डिसलोकेशन? 4 महीने का। तो ये क्लेम पीरियड कितने महीने का हो गया? लोअर 3 महीना। इसका मतलब क्लेम आपको किस महीने का मिलेगा? आपको अप्रैल का मिलेगा, आपको मई का मूल्य मिलेगा, और आपको जून का मिलेगा। मतलब ये अप्रैल, मई और जून जिसमें आपका आग लगा हुआ था फैक्ट्री में, आपका सेल नहीं हो पाया। अब बताइए सेल होता तो कितने का होता? आपसे पूछेगा इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा बताइए यदि सेल्स होता आपका तो कितने का होता? भगवान थोड़ी ना आप फ्यूचर बता दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है सेल यदि होता आपका तो कितने का होता? मोहित से पूछा, मोहित बोला 30 लाख का होता। मोहित बोला मांगना ही है तो ज्यादा मांग लेंगे। बोल दिया 20 लाख का, उसको बोले प्रूफ करिए। 20 लाख का आपका होता तो प्रूफ करिए। आप तो कोई बात जो इंसान के जमाने में कोई कीमत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट का कीमत है। आपको बोलेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से 30 लाख यदि होता है आपका, प्रूफ करिए। पहुंचा चला मेरे पास, सर प्रूफ कैसे करेंगे? फंस गया ना। अब देखिए ये प्रूफ कैसे होगा। इसका मतलब
इसका मतलब आप जो बात बोलिएगा ना, आपके बात पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि यहां पर खेला सिर्फ पेपर वर्क का है। आपका क्लेम पीरियड कितने महीने का था? इसी 3 महीने का, इसी 3 महीने का, यही अप्रैल, यही मई और यही जून। पिछले साल का सेल्स बताओ। इसी 3 महीने का सेल्स कब का बताना है आपको? पिछले साल। यही अप्रैल, यही मई और यही जून। वो डॉक्यूमेंट सब फाड़ के फेंक दिया, मतलब पता नहीं लगा पाएगा। सब पता लग जाएगा। गड़ा मुर्दा भी उठ के बोलेगा। जिस मुर्दा को आप गाड़ के आए हैं ना, वो भी बताएगा कि कल क्या हुआ था, कौन मारा था उसको, क्योंकि पेपर वर्क है ना। आपका पेपर वर्क भी कहीं है। आप किसी डेटर से खरीदे थे गुड्स, आप कहीं किसी को बेचे थे गुड्स, आपका बैंक स्टेटमेंट है, सब कैलकुलेशन कर लेंगे कहाँ कितना सेल्स हुआ है। आप कितना झूठ बोलिएगा, आप तो लास्ट में आपको बात ही नहीं मानेगा, तो यही नहीं होगा ना। इसका मतलब यही अप्रैल, यही मई और यही जून का आपको सेल्स बताना है। जब उसका पेपर निकालें अप्रैल मई जून का, तो उसका सेल्स होने वाला है सिर्फ 5 लाख रुपए। वो बोल रहा ना, नहीं इस बार मेरा मार्केट बहुत अच्छा था, इस बार मैं 30 लाख होता ही होता। अरे आप 5 लाख का आपका कैपेबिलिटी है, आप 30 लाख कैसे कर सकते हैं? 5 लाख से आप 6 लाख हो जा सकते हैं, 7 लाख जा सकते हैं, हाँ 7 लाख जा सकते हैं, 10 लाख जा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। पर 5 to 30 तो नहीं हो सकता आपका ना। इसका मतलब यदि होता है तो फिर ट्रेंड बताइए, आपका फिर पिछला रिकॉर्ड सब छानेंगे, ट्रेंड निकालेंगे, आपका ट्रेंड निकालेंगे। इसका मतलब अप्रैल मई और जून का पिछले साल में, ध्यान रखिएगा बात, इस साल तो सेल हो ही नहीं रहा है, इस साल तो आग लगा हुआ है आपका, इस साल सेल हो ही नहीं रहा। इसी 3 महीने का, और 3 महीना क्या है? 3 महीना क्या है? 3 महीना क्या है? एग्जैक्टली 3 महीना मतलब क्लेम पीरियड निकालेंगे, स्टेप 1 में निकाले हैं वो 3 महीने, उसी 3 महीने का। वैसे जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे कोई और डेट होगा, ऐसे मंथ वाइज क्वेश्चन खोज लेना कि पिछले साल का इसी मंथ वाइज के हिसाब से सेल्स कितना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्नओवर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्लेम पीरियड इन लास्ट ईयर। मासिक बोलो ना, आज कितना हो जाएगी मासिक? आज कितना तारीख है? मासी घर नहीं जाती 11 नंबर में, तब आना होगा। सुनो, ये मासी को बोल दो संबोधा नहीं है, फ्राइडे को सुबह संबोधा से ले लेने के लिए 10 बजे। हाँ आइए, ये अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून, इसी 3 महीने का। उसको चली गई क्या? चली गई। अच्छा चल बैक। हाँ कोথায় ছিলাম বলতো? इसी 3 महीने का सेल्स आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब जब आपसे हम पूछेंगे कि शॉर्ट सेल्स का मतलब कितना सेल्स आपका नहीं हुआ, तो क्या सबसे पहले क्या लेंगे बताओ तो? सबसे पहले क्या लेंगे? टर्नओवर। आइए देखते हैं थोड़ा सा। टर्नओवर ऑफ द करस्पॉन्डिंग, टर्नओवर ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लेम पीरियड। टर्नओवर किस पीरियड का लेंगे? करस्पॉन्डिंग क्लेम पीरियड का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग क्लेम पीरियड, इस बार जो क्लेम पीरियड है उसी का करस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल कितने का है?
वो बताइए। तो मोहित क्या वो उछल कूद किया? 30 लाख। नहीं बोला ना, मेरा इसका मार्केट बहुत हाई था। तो जो यदि प्रूफ कर पाता है, ठीक है, तो अपवर्ड ट्रेंड इन सेल्स, याद रखना ऊपर एक अपवर्ड हम लोग यूज किए हैं, वो अपवर्ड इन जीपी है, दोनों अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। अपवर्ड है तो क्या हो सकता है उसका क्या हो सकता है? डाउनवर्ड ही हो सकता है क्या? डाउनवर्ड ट्रेंड इन सेल्स मतलब उसका अपवर्ड होता है तो ऐड कर देंगे, एंड डाउनवर्ड होता है तो लेस कर लेंगे। अब देखो एक सेकंड स्क्रीन में देखना, यदि आग नहीं लगता तो ये वाला ही सेल्स मोहित का होता, ठीक है। आग लगने के कारण मोहित ये सेल्स नहीं कर पाया या फिर इससे कम कर पाया, थोड़ा बहुत कर पाएगा, थोड़ा बहुत कर, पुराना स्टॉक सब होगा, बेच पाएगा। और भी कुछ बात है बताएंगे थोड़ा बाद में। इससे लेस करेंगे, इससे लेस कर, ये उसका होना चाहिए था लेस एक्चुअल, कितना कर पाया? एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग क्लेम पीरियड के दौरान उसका एक्चुअल हो कितना पाया, ये निकलेगा, इसका नाम होगा शॉर्ट सेल। ये उसका नुकसान हो गया। ये नुकसान मतलब ये सेल्स नहीं कर पाया, इतना सेल्स नहीं कर पाया, इतना सेल्स का क्या नुकसान हो गया उसका? जीपी लॉस्ट। ये कैसे निकालेंगे? शॉर्ट सेल्स इनटू अग्रीड जीपी रेट। सही बात है, सबको क्लियर? अब देखो ड्रामा देखो इसका मतलब ये जो जीपी लॉस्ट हुआ, ये वाला ही उसका नुकसान है, ये वाला ही उसका नुकसान। अच्छा एक चीज बताओ, लॉजिकली थोड़ा सा लॉजिकली बात करो थोड़ा। ये जानते हो जीपी लॉस्ट कम कब हो सकता है? ये अमाउंट कम मतलब डिक्रीज कब कर सकता है? ये अमाउंट कब और कम हो सकता है? नहीं समझ पा रहे मेरी बात? मतलब ये जीपी लॉस्ट हम निकाले हैं, मान लीजिए शॉर्ट सेल सपोज करते हैं 10 लाख एंड दिस वन इज मान लीजिए 20%, तो आंसर कितना निकला? 1 लाख रुपया निकला ना, 1 लाख रुपया। हम बोले ये 1 लाख रुपया ये और भी कम कैसे हो सकता है? पूरी समझ पा रहा है? शॉर्ट सेल यदि कम होता है तो ये तो कम नहीं हो पाएगा। शॉर्ट सेल यदि कम होता है, शॉर्ट सेल यदि आपका कम हो, जितना कम होगा उतना ही जीपी का नुकसान आपका कम हो जाएगा। जितना जीपी का नुकसान कम होगा उतना ही फायदा किसका ज्यादा होगा? इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को ये पैसा देना है ना। अच्छा देखो जानते हो ये शॉर्ट सेल जो है जानते हो कमेगा कब? जब ये वाला ये एक्चुअल सेल्स इंक्रीज करेगा तो ही ये वाला डिक्रीज करेगा। ऊपर वाला तो कोई चेंज नहीं हो पाएगा, ऊपर वाला कोई चेंज नहीं हो पाएगा ना। मान लीजिए ये 5 लाख होता है, आप एक्चुअल सेल 2 लाख है तो कितना हो गया? 3 लाख हो गया। पर ये 4 लाख हम कर दे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल सेल्स जितना ज्यादा होगा, आग लगने के बाद भी एक्चुअल सेल्स इंक्रीज करेगा तो वही शॉर्ट सेल्स आपका कमेगा। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी अब आपके पीछे लगेगा, वो कोशिश करेगा कि एक्चुअल सेल्स बढ़े, वो आपके घर में आएगा, वो उसका इंश्योरेंस कंपनी का टीम सब आएगा, बोलेगा जो हुआ बुरा हुआ हैन तेन बोलेगा। आपको उसके बाद साइकोलॉजी जो क्या बोल साइकेट्रिक जो होता है ना, वो सब ही रहता है, वो सबको भी लेकर आएगा, ठीक है। आपको मोटिवेट करेगा, क्या करने के मोटिवेट करेगा? आप काम स्टार्ट करिए। आप क्या स्टार्ट करिए? आप बोलिएगा कि अरे सब तो जल गया, आप कहाँ? अरे बोला कि जल गया ना, दुनिया नहीं खत्म हुआ, आपका फैक्ट्री खत्म हुआ है। दुनिया
है। अब वो आपको बोलेगा कि ठीक है आप ऐसा फैक्ट्री का खबर लगाइए जो फैक्ट्री डे शिफ्ट में काम करता हो, ठीक है, आप उसका फैक्ट्री भाड़ा ले लीजिए नाइट शिफ्ट के लिए। आप बोलिए नहीं वो नहीं देगा, नहीं वो हम लोग बात कर लेंगे, वो कंपनी आपको बोलेगा वो बात कर लेगा, वो लोग कंपनी उससे रिक्वेस्ट करेगा यानी आपका मैनेज करवाएगा। इसका मतलब जैसे आपका डे आप दूसरे का फैक्ट्री में जाकर काम करिएगा आपका क्या बढ़ जाएगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। सेल्स तो बढ़ेगा ही, खर्चा बढ़ेगा। मतलब जो प्रोडक्शन आप 10 रुपया में करते थे हो सकता है आपको प्रोडक्शन करने में 11 रुपया लग जाए, 12 रुपया लग जाए। हाँ, इसका मतलब आपका काम करने का जो खर्च है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा मत घबराइए, उसका पैसा हम आपको अलग से दे देंगे, उसका पैसा हम अलग से दे देंगे। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी दान पुण्य क्यों करेगा? तो सीधा सा बात है, उसका फोकस इस पर है, उसका फोकस है एक्चुअल सेल आपका इंक्रीज करवाना। जितना ज्यादा एक्चुअल सेल इंक्रीज करेगा, यदि मान लीजिए 5, 10 हजार 20 हजार खर्च करने से आपका एक्चुअल सेल 1 2 लाख बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको तो एक्चुअल सेल कराने के लिए मोटिवेट करेगा ना, और जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है आपका वो आपको देगा। ऐसा बात नहीं, झूठा बात नहीं बोलेगा। जो भी आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है उसका भी कायदा है, कैलकुलेशन है, वो आपको देगा। इसका अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लेम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। क्लेम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का मतलब जैसे ही हम दूसरे का फैक्ट्री भाड़ा में लेते हैं, दूसरी जगह काम शिफ्ट करते हैं, तो मेरा काम करने का खर्च जो है क्या होगा, मेरा काम करने का खर्च मेरा बढ़ जाएगा। इसका अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग के बारे में। क्लेम फॉर ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन हम आपको देंगे। 3 ऑप्शन में जो सबसे छोटा ऑप्शन होगा वही पैसा मिलेगा। 3 ऑप्शन में जो सबसे छोटा ऑप्शन होगा वही आपको मिलेगा। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 इतना इजी है, पढ़ाई लिखा है। हाँ, स्टेप नंबर 4 हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, जो बच्चे लोग देख रहे हैं ना, ये आप लोग की लाइफ का तो सबसे अच्छा समय यही है, ठीक है, और ये सबसे डिफिकल्ट काम कर रहे हैं हम लोग, ये सबसे डिफिकल्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इतना जल्दी नॉलेज आप गैदर तब तक नहीं कर सकते, आपके पास नॉलेज तब तक नहीं आ सकता जब तक आप उसको लेना नहीं चाहिए, और उसके प्रति यदि आपका डेडिकेशन नहीं रहता है, मैं जैसे क्लास में नहीं सीखे, घर में जाकर नहीं पढ़े, ठीक है, डेडिकेशन नहीं रहता है, तो वो चीज़ आपके पास आएगा ही नहीं, वो चीज़ आपके पास आएगा ही नहीं। समझे बात? सीधा सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ठीक है। इसका मतलब आपको घर जाके उसको बढ़िया से पढ़ना ही है। स्टेप नंबर 4 में क्या बात करेंगे हम लोग, बताओ तो? क्लेम फॉर, किसके लिए पैसा मिलेगा? क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग्स। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग के लिए जो पैसा मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एकदम क्लियर? आइए, 3 ऑप्शन हम आपको देंगे। लोड ऑफ द 3, लोड ऑफ द 3 ऑप्शन देंगे। फर्स्ट ऑप्शन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। प्रोपोर्शनेट का मतलब जितना खर्चा हुआ पूरा हम नहीं मानेंगे, जितना खर्चा आपका इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का हुआ पूरा हम नहीं मानेंगे। पूरा नहीं मानेंगे मतलब आप बोले थे करने के लिए खर्चा, आप नहीं मान रहे, आप बोले थे खर्चा करिए, हम कर दिए, अब आप नहीं मान रहे। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगा कि देखिए भैया, आप जो जो फिक्स्ड कॉस्ट का इंश्योरेंस करवाए हैं उसी का पैसा हम आपको देंगे ना। मतलब स्टार्टिंग में बात की थी फिक्स्ड कॉस्ट दो टाइप का है, एक है 3 लाख का इंश्योर्ड और 2 लाख का अनइंश्योर्ड।
अब खर्चा करते समय अनइंश्योर्ड वाला कोई भी खर्चा भी आपका होगा तो खर्चा आपका वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई भी धंधा कर रहा है वो खर्चा आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब प्रोपोर्शनेट, आप जो खर्चा किए हैं, ठीक है, उसमें से प्रोपोर्शनेट निकालेगा वो, ठीक है। कैसे निकालेगा? इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जैसे हम लिखे उसे लिखना, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग लेना, उसको मल्टीप्लाई करना, एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, उसको डिवाइड करना, एनपी प्लस ऑल इंश्योरेबल, जिसको टोटल बोलते हैं, ऑल इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। एकदम क्लियर सबका? अब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा देखो भैया तुम्हारा खर्चा तो हम पैसा दे रहे हैं, इससे मेरा कितना फायदा हुआ हमको देखने दो, इससे मेरा कितना फायदा हुआ देखने दो। इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया, क्यों दिया? एक्स्ट्रा पैसा जो आपको दिया क्यों दिया? ताकि आपका एक्चुअल सेल क्या हो जाए, बढ़ जाए, और एक्चुअल सेल जैसे बढ़ेगा तो उसका जीपी लॉस्ट का क्लेम कम हो जाएगा। इसका मतलब अब वो देखिएगा कि उसका कितना बचत हो रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज मैक्सिमम सेविंग ऑफ लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर का मतलब इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का कितना बचत हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू increased cost of working into agreed GP rates। वो अपना बचत देखिए। आपको इंग्लिश लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, समझा दे रहे मैंने। ये समझे ना क्या निकाल रहे सेकेंड पॉइंट में? सेकेंड पॉइंट में निकाल रहे हैं हम लोग मैक्सिमम सेविंग ऑफ लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा देखो भैया ये जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा के कारण रिडक्शन इन टर्नओवर, मतलब एक्चुअल सेल कितने से बढ़ा, एक्चुअल सेल कितने से बढ़ा, उसी को दूसरे एंगल से हम बोलेंगे रिडक्शन। उसका नाम क्या है? रिडक्शन इन टर्नओवर। रिडक्शन इन टर्नओवर का मतलब रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, मतलब टर्नओवर जो रिडक्शन हो रहा है उसको क्या किया हम अवॉइड कर पाए। अच्छा ये अवॉइड कैसे होगा? ये जो रिडक्शन है ये टर्नओवर, ये शॉर्ट सेल्स है, ये शॉर्ट सेल में जो रिडक्शन है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? इसको एक ही तरीका से कम कर सकते हैं, किसको बढ़ाकर? एक्चुअल सेल को बढ़ाकर। इसका मतलब एक्चुअल सेल कितना इंक्रीज हुआ, एक्चुअल सेल कितना इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, वो अमाउंट बताओ, ठीक है। उसको जीपी रेट से मल्टीप्लाई करो, वो ये निकालने की कोशिश करेगा। एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते तो जीपी लॉस क्या होता, और एक्स्ट्रा खर्चा किए हैं तो जीपी लॉस कितना है? जाहिर सी बात है जीपी लॉस जो है कमेगा, तो जितना से कमेगा उसी पॉइंट में लिखना आपको। उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, मतलब इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग के कारण टर्नओवर में जो शॉर्टफॉल और जो शॉर्ट सेल हो रहा था जो कितना से हम रोक पाए, तो कितना से हम रोक पाए, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? अग्रीड जीपी रेट से, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्क। एक्चुअल खर्चा कितना बताइए, ठीक है। जाहिर सी बात है एक्चुअल खर्चा बड़ा ही रहता है, फिर भी पॉइंट है लिख दिए। तीनों पॉइंट में से जो सबसे छोटा होगा वो आपको मिलेगा। इसका मतलब क्लेम कितना मिलने वाला बताओ तो?
क्लेम कितना मिलने वाला है? गुणांक, क्लेम कितना मिलने वाला है? इन तीनों में से कम पर कितना क्लेम मिलने वाला है? बताओ, बोल रही हो, बोलो। 3 लाख। नहीं, लाख नहीं, क्लेम। अच्छा, थोड़ा सा और क्लियर कर दे, कितने टाइप का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देने वाला है? 2। क्या क्या दो, बताओ। इंश्योर्ड क्लेम 3 मंथ्स का जो था वो वाला, मतलब जो 3 मंथ्स का जो क्लेम था प्लस इंक्रीज जो इंश्योरेंस कंपनी चलो बोला 2 क्लेम देगा, 2 पैसा देगा। कौन कौन सा 2 पैसा देगा डिस्कस किए हम लोग, आप लोग कैच नहीं कर रहे हैं। इंश्योर्ड क्लेम स्टैंडिंग चार्जेस, वो तो ये हो गया, तो ये 3 पॉइंट था, 3 में से छोड़। इंडिपेंडेंट और डिसलोकेशन पीरियड का। अच्छा ठीक, आया हम समझा। देख ठीक, स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 में जो जीपी लॉस्ट हुआ है ये पैसा देगा हमको ना। स्टेप 3 जो निकाले हैं जीपी लॉस्ट, ये तो मेरा बनता ही है ना, ये पैसा हमको देगा जीपी लॉस्ट। और साथ में हमको क्या देगा, जो एक्स्ट्रा खर्चा किए वो भी पैसा देगा, 2 क्लेम देगा हमको। यदि हम इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग करते हैं तो ही ये आएगा। मान लो किसी क्वेश्चन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग दूर दूर तक नहीं लिखा हुआ है तो भूखा लगता है, समझ करने लगना, स्टेप नहीं होगा, ये बात पड़ जाती। ठीक है, इसका जीपी लॉस्ट, पहला जीपी लॉस्ट तो में बनता ही है, एक्स्ट्रा खर्चा हम करते हैं तो ही बनता है। इसका 2 पैसा हमको देने वाला है, एक जीपी लॉस्ट, एक इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। सैलरी वैल्यू नहीं होगा इसमें, तो सैलरी वैल्यू होगा नहीं होगा, देखो होगा। आजा स्टेप नंबर 5। Calculation for total claim. कोई भी बात अभी तक आपको इसमें इलॉजिकल नहीं लगा होगा, कोई भी बात इसमें क्या नहीं लगा होगा ऐसा, लेकिन सर ये कैसे, ये ऐसे नहीं हो कि ऐसे हो सकता है, इसका मतलब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लॉजिक सब है। ठीक है, अच्छा कितना क्लेम हम मांगेंगे बताओ तो। सबसे पहले हम क्या मांगेंगे, जो असली वाला क्लेम है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लेम फॉर जीपी लॉस्ट, पहला पैसा। दूसरा पैसा हम क्या मांगेंगे उससे, क्लेम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग्स। ठीक है, और लेस होगा, लेस, जिसको हम लोग सैलवेज स्टॉक तो नहीं है ना, सैलवेज स्टॉक तो नहीं है, तो क्या आपका यहां पे लेस होगा, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। वही आपका मतलब जो खर्चा आप बोले थे कि मेरा होता है, जो खर्चा आप बोले थे मेरा होता है, पर आग लगने के बाद वो खर्चा आपका नहीं हो रहा है, तो उसका पैसा हम आपको नहीं देंगे। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि आप यदि सैलरी का इंश्योरेंस करवाए हैं, आग लग गया तो किसी स्टाफ को निकालिए मत, किसी स्टाफ को निकालिए मत, उसको रखिए, क्योंकि उसका जो वो सैलरी है वो तो हम आपको दे देंगे। आप घबरा के निकाल दिए, आप पैनिक होके गुस्सा में, आपको फ्रस्ट्रेशन में आप निकाल दिए, तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, नहीं निकालेगा तो उसका सैलरी आपको मिल जाता। ठीक है, इसका मतलब सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जिस स्टैंडिंग चार्ज का, जिस फिक्स कॉस्ट का आप क्या करवा के रखे हैं, इंश्योरेंस करवा के रखे हैं। आग लगने के बाद वो फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, वो फिक्स कॉस्ट आप खर्च नहीं करते हैं, तो क्लेम भी आपको नहीं मिलेगा। अब ये टोटल दावा हो गया, टोटल दावा ठोक दिए, एटा काटा पाबो, एटा काटा पाबो। अब आप जानते हो क्या बोलेगा, अब जानते हो आपको क्या बोले, ये तो आप बोल दिए, अब फाइल हो गई, ये पैसा मिलने वाला है, ये पैसा मिलने वाला है, हो गया। अब आपको बोले जाइए तो अपना इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आइए,
इंश्योरेंस पॉलिसी आजकल तो मोबाइल में चल रहा है, ऑनलाइन है। इंश्योरेंस पॉलिसी आप बता दिए कि मेरा 5 लाख रुपया का है, तो क्या हो गया बता दो, सम इंश्योर्ड। इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड सम इंश्योर्ड, पढ़े हम लोग। अब आपसे पूछेगा कि अच्छा आपका इंश्योरेंस होना कितने का चाहिए था? क्या पूछेगा आपसे कि आपका एवरेज क्लॉज तो है ना इंश्योरेंस क्लेम में। इंश्योरेंस क्लेम बिना एवरेज क्लॉज का नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एवरेज क्लॉज लिखा ही रहता है, ठीक है। इसका एवरेज क्लॉज के लिए अब हमको 2 बात चाहिए, एक सम इंश्योर्ड जो पॉलिसी वैल्यू है, और दूसरा क्या चाहिए हमको, सम इंश्योरेबल, आपको कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए बताइए। तो इंश्योरेंस आपको करवाना चाहिए 1 साल का, करवाना चाहिए तो कितने का, 1 साल का। ये कैसे निकालते हैं, आइए देखिए, निकालेंगे इसमें। हाँ, स्टेप नंबर 5 सोएगा मत मुन्ना। स्टेप नंबर कैलकुलेशन फॉर सम इंश्योरेबल, कितने का इंश्योरेंस आपका होना चाहिए था। आपका इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए जानते हैं, सिंपल भाषा में सिखा दिया, ध्यान से देख सकते। जिस डेट को आग लगा, जिस डेट को, उसके ठीक 12 महीने पहले का सेल्स चाहिए। जिस डेट को आग लगा उसके ठीक 12 महीने का पहले का सेल्स चाहिए। फिर से उसमें अपवर्ड होता है तो ऐड कर देंगे, डाउनवर्ड होगा तो लेस कर लेंगे। इसका नाम रखेंगे एडजस्टेड टर्नओवर, एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ 12 मंथ। उसको जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो अमाउंट निकलेगा उतने का इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। तो टर्नओवर ऑफ 12 months just immediately preceding fire, जिस डेट को आग लगा, शुद्ध हिंदी में समझ लेना, जिस डेट को आग लगा उसके ठीक 12 महीना पहले का सेल्स हमको चाहिए होगा। एक्ट्स अपवर्ड, अच्छा ये कौन सा अपवर्ड लेंगे बता तो, कोई भी अपवर्ड ले लेंगे, कौन सा अपवर्ड लेंगे, सेल्स वाला। क्वेश्चन 2 अपवर्ड है, एक सेल्स वाला है, जीपी वाला, जीपी वाला जीपी के साथ, सेल्स वाला सेल्स के साथ। लेस डाउनवर्ड ट्रेंड, एक अपना अपवर्ड है, एक अपना डाउनवर्ड। इसका नाम रखेंगे हम लोग एडजस्टेड turnover of last 12 months। सम इंश्योरेबल कैसे निकालेंगे, ये एडजस्टेड टर्नओवर लेंगे, एडजस्टेड टर्नओवर लेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अग्रीड जीपी रेट्स। स्टेप नंबर 7, अमाउंट ऑफ क्लेम। अब क्लेम हम लोग निकाल लेंगे, कैसे, बाय अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालेंगे, टोटल क्लेम, कहाँ निकाला टोटल क्लेम बता तो, स्टेप नंबर 5 में निकाला हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सम इंश्योर्ड, ये कहाँ निकला हुआ है, ना ना ना, सम इंश्योर्ड क्वेश्चन में रहेगा। अच्छा, सम इंश्योरेबल, ये कहाँ निकाले हम लोग, स्टेप नंबर 6 में, ठीक है। रटो एंड
ठीक है। सुन, आज हम क्या करेंगे ना, जैसे हम शाम फ्री होते हैं तो हम ना लॉ क्लास का लॉ का मेरा फर्स्ट क्लास है, उसका रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, आप लोगों का काम ये रहेगा कि जिसको जब सुविधा मिले, ठीक है, आजकल जब सुविधा मिले 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार भी देखना है तो क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल शंभू भैया भी होंगे, कलेक्ट करेंगे, अगले क्लास में आते ही तो स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा। और अगले क्लास जब आइएगा ना तो आप लोग हमको अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। क्या दीजिएगा? ईमेल आईडी, ताकि हम जो लॉ क्लास का लिंक होता है हम आपको मेल कर देंगे। तो मेल करने से क्या रहेगा ना कि आपके पास वो 2 महीना 3 महीने जब तक 2 बार 3 बार को देखना आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए आप ईमेल आईडी नहीं रहा तो नॉर्मल लिंक रहता है, नॉर्मल लिंक 3 दिन में वैलिड हो जाता है। नॉर्मल लिंक क्या होगा, उसका वैलिडिटी सिर्फ 3 डेज ही रहता है। ऐसे ही मैं सिस्टम किया हुआ है, 3 दिन में वो अपने आप ही बंद हो जाए। ठीक है, आइए अगले क्लास में मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे अगले क्लास में? रटो और मिलो। इस हफ्ता पूरा क्लास है, इस हफ्ता पूरा क्लास है, अगले हफ्ता पूरा छुट्टी है। आइए हाँ